सवाल है और अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा। पाप का घड़ा जब फूटता है तो भूतकाल के कुकर्म वर्तमान पर सवाल करते हुए भविष्य को नष्ट कर देते हैं। आसाराम की कहानी भी इससे अलग नहीं है। बेल और जेल के खेल ने भगवान रूपी संत को सख्ते में डाल दिया है। खुलासे चारों ओर से हो रहे हैं। जो चुप थे वो अपनी जुबान खोलने लगे हैं, जो शामिल थे उनका पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। पुलिस के मुताबिक आसाराम के गिरफ्तार सेवादार शिवा के मोबाइल से वीडियो क्लिप मिली है जिसमें कई तरह की बातें होने लगी हैं, कई तरह की अटकलें होने लगी हैं, कई तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन सब सबूतों का आधार कितना सही है या कितना सही माना जाए, और अगर है तो क्या आसाराम की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेंगी? लोगों को प्रवचन, राज दर राज, हर राज में एक राज। सूरत, इंदौर, दिल्ली, जूनागढ़, ये वो इलाके हैं जहां आसाराम के झूठ का पाठ चलता था। आसाराम के प्रवचनों के पीछे की सच्चाई में कई राज छुपे हैं। हर राज से जब पर्दा उठता है तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। हर मोड़ पर कई मोहरे होते हैं। अपने इन मोहरों की आड़ में ही आसाराम अपने झूठ और अय्याशी के बल पर आगे बढ़ करोड़ों दिलों पर राज कर बैठा। लेकिन इस बार यूपी के शाहजहांपुर की एक शिष्या से यौन शोषण के मामले ने एक राज से पर्दा उठा दिया। राज से पर्दा उठाना था कि आसाराम के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो गया। आसाराम ने आरोप लगने के बाद अपने बचाव में कई मोहरे चले, लेकिन इस बार हर मोहरा मात खा गया। कानून ने अपना काम करते हुए आसाराम को सलाखों के पीछे पहुंचा, अपना काम किया। लेकिन इस गिरफ्तारी से जो राज निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। करोड़ों लोगों का विश्वास जीतने वाले संत से उसके भक्तों को ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि जिसको वो भगवान मानते हैं वो ऐसा होगा। यही वजह है कि अंधविश्वास में डूबे भक्तों ने देश भर में प्रदर्शन कर आसाराम को बचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी। इस पूरे मामले में पुलिस को कई पहलुओं से पर्दा उठाना है। पुलिस को इस खेल के कई मोहरों की तलाश है, जिसमें से कुछ पुलिस के रडार पर हैं तो कुछ दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। आसाराम का अहम मोहरा शिवा पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे पुलिस के हाथ कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। शिवा ने ये कन्फेस किया है कि मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज आपको बरामद करवा सकता हूं जिससे कुछ हमारे को खुलासा हो सके। इस संबंध में 3 दिन का जो हमने रिमांड लिया था उसमें पुलिस ऐसा प्लान कर रही है कि उसको साथ ले जाकर अहमदाबाद से कुछ बरामद किया जाए, क्योंकि पूरा ये एक षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में शिल्पी, शिवा वगैरह ये सब बाबा खुद ये अभियुक्त जो है ये सब इन्वॉल्वमेंट था। इनका एक पूरा रैकेट है। ये रैकेट जिस हिसाब से काम कर रहा था उस रैकेट का भी पर्दाफाश होने की प्रबल संभावना है। ध्यान की कुटिया हो या फिर झाड़ फूक के नाम पर पाखंड, आसाराम के कई राज हल्के हल्के पर्दे उठते जा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आसाराम के सेवादार शिवा से जो पुलिस के हाथ राज लगे, पुलिस उसे बड़ी कामयाबी मान रही है। लेकिन शिवा ऐसे आरोपों से इनकार कर रहा है। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। मेरे पास कोई सीढ़ी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। बाकी मेरे को जो बताना था, हालांकि मेरे से जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि मेरे पुलिस ने क्या जबरदस्ती किया? जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिका पूरी खींच दी, उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है। बापूजी कभी किसी लड़की से एकांत में मिलते नहीं है, और वो लड़की ने मेरे खिलाफ आरोप लगाया था कि शिवा ने अंदर भेजा था, और बाद में शिवा ने धमकी दी कि बाहर जाके कुछ बताना नहीं। मैंने कोर्ट में सब मेरे सारे सबूत पेश कर दिए है कि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। 8 बजे की 7 बजे वहां से निकल गया था मैं, 6:45 बजे निकल गया था। 8 बजे की मेरे पास टिकट है, और सारा मैंने उनको, मेरे अगर टिकट से भी नहीं माने तो मेरे मोबाइल की कॉल डिटेल है पूरी, मेरा नंबर पूरा चाहे तो ले सकते हो, उसकी कॉल डिटेल निकाल सकते हो। मैं बाकायदा इस केस में कहीं हूँ ही नहीं। आसाराम का दायां हाथ कही जाने वाली शिल्पी पुलिस के शिकंजे से दूर है, लेकिन पुलिस ने आसाराम के सेवादार से जो वीडियो क्लिप हासिल की है
वो आसाराम के एकांतवास की दास्तां बयां करने के लिए काफी है। अब देखने वाली बात यह है कि कब पुलिस शिल्पी को गिरफ्तार कर आसाराम के बाकी राजों से पर्दा उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो के अंदर। बताते हैं आपको, हम हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के आप नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और आचार्य वसुदेव जी हैं, वो हमारे साथ इस पूरे मसले पर, उनकी राय बहुत अहम होती है क्योंकि जो धर्म की बात करते हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, उनकी भी काफी जो भावनाएं हैं इस पूरे मसले पर आहत हुई हैं। सबसे पहले आचार्य वासुदेव जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। अब स्थिति आ चुकी है वीडियो क्लिप के ऊपर। अब ये वीडियो क्लिप के अंदर कहा जा रहा है कि जो भी बात कही गई हो, चूंकि किसी ने इसको देखा नहीं है तो अभी इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, पर जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो पुलिस की ओर से ये बातें कही गई हैं कि जो उनकी शिष्याएं थी या जो छात्राएं थी उनके कंधे पे या हाथ फेर रहे हैं, इस तरह की चीजें इसके अंदर हैं। आप कितना बड़ा आधार इसे मानते हैं इस क्लिप्स को, और आपको क्या लगता है ये जो चीजें, जो सूरत हाल, जो यथास्थिति बनी है अभी? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जो आपने प्रश्न किया इसके ये सीडी और बाकी प्रूफ्स के बारे में हम लोगों को कोई इसका मतलब नहीं होता है जी। ये पुलिस जाने और एडमिनिस्ट्रेशन जाने कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं अब नहीं, पिछले 12 वर्ष से केवल ज्योतिष का एक अंग को प्रोफेस करता हूं, वो है ज्योतिष। लेकिन उस अंग को लेकर के कभी किसी को ब्लैकमेल करना, कभी किसी का टूना टोटका करना, कभी किसी को ये कहना कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, ये अहम भाव जो मैं कि ये जो भगवान, सुनिए एक बात को सुन लीजिए, कि भगवान का दर्जा किसी देहदारी इंसान को देना, ये मेरा ख्याल से मोहम्मद साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक जितने भी सतगुरु हुए हैं इस संसार के अंदर, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आ और मैं तुझे ठीक कर दूंगा। पहली बात तो ये कंसेप्ट ही खराब है। यहां पर रोक हमारे धर्मज्ञ लोग जो हैं उनको सबसे पहले लगानी चाहिए थी कि आप अपने आप को भगवान का दर्जा कैसे दे रहे हैं, आप हिरण्याकश्यप बनने की प्रयत्न कैसे कर रहे हैं, आप एक प्रवचनकर्ता हो सकते हैं, संसार को एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये कानून का मामला है। मुझे लगता है कि मुझे भारतवर्ष के कानून पर पूरा भरोसा है, और दूसरी बात यह है कि मुझे सत्य पर भरोसा है। लिखा है ऋग्वेद के अंदर सत्यमेव जयते, और ट्रुथ प्रिवेल्स। उम्मीद थी कि स्थितियां यहां तक आ जाएंगी, वो भी एक संत के साथ में जो इतने 30-40 वर्षों से इस पूरी जो पूरा उनका एक कुनबा है जो लगा पड़ा है, उनके आश्रम है, बताया जाता है कि 8,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी उनके पास में है। वो एक अलग चीज डिबेट की हो सकती है, पर फिर भी जो बड़े बड़े आश्रम हो गए या उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, आप कितने सकते में? क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों के आते आते अब स्थितियां यहां तक आई हैं और जो बातें उससे दरकिनार नहीं किया जा सकता? सच और झूठ अपनी जगह है। ये देखिए, बात ये मैंने पहले शब्द बोला है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का और हमारे समाज का है कि इस तरह की चीजें उभर करके भी सामने आ रही हैं। सत्य असत्य क्या है उसके बीच की लड़ाई तो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीजें निकल करके भी सामने आ रही हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य मेरा ख्याल से हिंदू धर्म के लिए भी है, हिंदू सभ्यता के लिए भी, हिंदू संस्कृति के लिए भी है, और बहुत बड़ा आघात मेरे जैसे नहीं बल्कि मेरे ख्याल से करोड़ों नहीं अरबों हिंदू जो पूरे विश्व में रहते हैं उनको ये आघात अवश्य लगा होगा, और मेरा ख्याल से हमारे लिए ये आघात जो है ये असहनीय है, ये हम इसको सहन नहीं कर पाए। ठीक है, फजल इमाम मलिक साहब की ये अब क्लिप की बात आने लगी है, क्या आपको लगता है क्लिप कितना बड़ा आधार बन सकती है? क्या क्लिप के आने से और मुश्किलें बढ़ती दिखती हैं आसाराम बापू की? इसका जिक्र पुलिस कर रही है। आचार्य, एक तो आपने जो ओपनिंग रिमार्क किया तो मुझे एक शेर फिर याद आ रहा है कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। तो अब जो चीजें सामने आ रही हैं उससे आचार्य, जिसको आपने संत कहा, मुझे लगता है कि संत को एक बार फिर परिभाषित करने की जरूरत है। और जिस चीज की बात अभी आचार्य जी ने कही, बापू भी उनके नाम से आचार्य जी ने जिस चीज की बात कही कि पूरा हिंदू समाज इससे आहत है, मुझे लगता है कि पूरी मानवता और पूरा देश इससे आहत है, क्योंकि यहाँ धर्म कहीं पीछे छूट जाता है। धर्म को हम इससे जोड़ना, ठीक है कि वो एक धर्म के अनुयायी थे, एक धर्म का लिबादा ओढ़ के वो इस तरह की चीजें कर रहे थे, लेकिन कोई भी करे, अगर इस तरह की घटना कोई भी करे और फिर जब वो खुद को संत कहता है और बापू कहता है और इस तरह के का काम करता है, जिस तरह के आरोप उन पर लगे अभी, तो वो आरोप अपने आप में तमाम पूरे लोगों को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। उनके भक्त उनके बारे में किस तरह सोचते हैं हम आप सब देख रहे हैं, लेकिन एक दूसरी जमायत भी, एक दूसरे लोग भी है जो इस पे सवाल लगा रहे हैं, और वो संत जैसे शब्द को फिर से परिभाषित करने की, जैसा मैंने कहा कि जरूरत है सिद्धार्थ जी। और ये जो क्लिपिंग सारे जो सवाल आपने कहा अपने आप में कोई मुझे नहीं लगता है कि ये कोई
हैरत वाली बात हुई, क्योंकि जो एक आप देखिए कि आसाराम जी का जो एक पूरा इतिहास रहा, उसमें आप देखिए कई ऐसी चीजें आई हैं जिसे लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इस देश की राजनीति, इस देश का प्रशासन और इस देश के जो बड़े लोग हैं जो कानून को इम्प्लीमेंट करना अगर चाहते तो शायद आसाराम बहुत पहले सलाखों के पीछे हो गए होते। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश की राजनीति और इस देश का जो एक कानून है वो उसने कभी इस तरह की इच्छा शक्ति कम से कम आसाराम इन जैसे लोगों के लिए नहीं दिखाई। इस सवाल को हम उठाएंगे आगे भी, हम जब शो आगे बढ़ेगा इस सवाल को जरूर हम उठाएंगे कि आखिर ये इतनी साठगांठ से इतने साल से मामला चलता रहा और क्यों उस वक्त नहीं आया सामने। जगदीश जी, आप लगातार इस मसले को देख रहे हैं, ये चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर आरोप लगने लाजमी है और लगे भी हैं। अशोक गहलोत साहब के ऊपर भी आरोप लगे कि किस तरह से उनको वहां से ले जाएगा, पर हालांकि वो जोधपुर जेल में ही बंद है और वहां पे उनके खिलाफ काफी, क्या सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद ही कांग्रेस प्रोएक्टिव हुई इस पूरे मसले में? एक्टिव हुई, प्रोएक्टिव तो नहीं, एक्टिव हुई। तब तक जब तक नाम नहीं लिया गया था तब तक मामला बिल्कुल शांत था, क्या ऐसा कुछ है? सिद्धार्थ जी, सबसे पहले बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, ऐसी घिनौनी हरकत का कोई साथ नहीं देगा। ठीक है। और जो रही आरोप लगाने की बात, आरोप तो आप आज 2 मिनट लगते हैं कोई किसी पे लगा देता है। पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी क्या है, राहुल गांधी क्या है। वो इन चीजों से बिल्कुल नफरत करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और कानून अपना काम कर रहा था। नहीं, शायद अशोक गहलोत जी को उसके बाद कहा भी गया था कि अशोक गहलोत जी के पास से बात कहने को भी रही कि अब नाम यहाँ पर आ गया है। गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री से मिले भी निर्देश दिया है। देखिए, अशोक गहलोत जी की आप जो बात करें, उन्होंने भी आदेश दे दिया था कि ऐसे जो आसाराम बापू जैसे संत जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, तुरंत उनके खिलाफ एक्शन है। लेकिन एक्शन आप जानते होंगे, करोड़ों लोग अनुयायी हैं। हर चीज को एक नेता को, पॉलिटिकल पार्टी को सोच के चलना चाहिए, इसका क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव हुआ, कि कोई वहां कोई मारकाट कोई झगड़ा ना हो जाए। तो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं चाहते इस तरह की किसी मदद करेंगे, पर उन्होंने अपने हिसाब से कार्रवाई शुरू कर दी थी। सोनिया जी और राहुल जी ने भी आदेश दे दिया था कि हमारी जो देश की बेटी है उसके साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, तुरंत एक्शन लो, और एक्शन लिया गया। तो मलिक साहब, कितना सहमत आप इस बात से? कि आपको नहीं लगता कि उस वक्त, या आपको लगता है जो शर्मा जी बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जो जांच में तेजी आई, अब वो शायद किसी भी कारणवश आई हो या संयोगवश ही आई हो, जब नाम लिया गया उसके बाद में बहुत ज्यादा कार्रवाई हमें बहुत तेजी से देखने को मिली? हाँ, नहीं, एकदम सही कहा सिद्धार्थ। जब तक उससे पहले बात आप देखिए कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो इधर उधर घूम रहे थे और आराम से घूम रहे थे, टीवी चैनलों पर आ रहे थे आसाराम, कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं था। वो समन लेके जाती है पुलिस, 6-6 घंटे बैठाती है, बैठा के बाहर खड़े रखते हैं आसाराम। लेकिन जब सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी का नाम लिया, खुद उन्होंने लिया, मैडम और उनके सुपुत्र का जिक्र किया, और उसके बाद से सारी कुछ चीजें हुई। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है कि वो शायद अगर पत्रकारों पर हमला नहीं हुआ होता उस दिन 30 या 29 या 30 तारीख को, तो शायद इसमें अभी और ढिलाई बरतती सरकार और प्रशासन। लेकिन मीडिया पे हमले के बाद मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी आई, और जिस चीज का जिक्र किया आपने मैडम और उनके बेटे को लेके, जाहिर है कि उसके बाद यहाँ से दिशा निर्देश गया, गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्य कारण मुझे लगता है कि मीडिया पे जो हमला हुआ है ना, उससे और थोड़ी और गहलोत सरकार की थोड़ी परेशानी बढ़ी, क्योंकि मीडिया अंततः एक लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। इन सब के बीच में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस देश के अंदर क्या इतना आसान है लोगों को बरगलाना, या इतना आसान है किसी एक संत, कोई भी हो, मैं आसाराम का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद धर्म की दुकानें भी चला रहे हैं और दुकानें चल भी रही हैं। एक बात ये भी कही जाती है कि लोग राम को मानते पर राम की नहीं मानते, और कुरान को मानते पर कुरान की नहीं मानते। ये स्थिति आज की तारीख में कमोबेश कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। सर, मैं वासुदेव जी मैं आपसे जानना चाहूं, क्या हम धर्मांध हो चुके हैं? क्या ऐसे कुछ लोग, बड़ा आसान है उनके लिए बरगलाना, किसी को भी अपने उसमें कर लेना और धर्म की बातें करके, या इसकी आड़ में हम देखते हैं कि जब वहां पर महाराष्ट्र में पानी नहीं था, वहां होली खेली जा रही थी, उसको लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए। क्या इतना आसान है, आपको लगता है? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, ये बहुत ही, जिसको मैं इसको बोलता हूँ कि इनर कोर ऑफ हार्ट जो इंडियंस का, भारतवासियों का है, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष की जो जनता है, वो एक मासूम 5 वर्ष का बच्चा समझ लीजिए आप उनको। वो धर्म के ऊपर इतने धर्मांध हैं कि धर्म के नाम पर आप उनसे जो मर्जी करा लीजिए। ये हमारा इतिहास गवाह है। जिस समय अंग्रेज भी भारतवर्ष में पहली बार आए थे, तो उन्होंने भी कलकत्ता के अंदर जाकर के एक राजा से बोला था कि मैं तो तेरे चरणों की धूल हूं,
और उसके पश्चात उसको 350 वर्ष लगे हमको डिवाइड एंड रूल करने में। लेकिन एक बात को सुन लीजिए, पिछले 70 साल में जितना धर्म के अंदर हमको बांटा गया है, जितने धर्मांध लोगों ने हमको धर्म के नाम पर हमारे देश को बांटा है, मेरा ख्याल से 350 साल में अंग्रेज नहीं कर पाए जो इन लोगों ने किया। अब इसके खिलाफ आवाज उठाएगा कौन? क्योंकि मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर, उस थाली के अंदर सारे बैंगन एक से हैं। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को बोलो, धर्म के नाम पर उन्होंने लोगों को बरगलाया है और उसका फायदा उठाया है इन लोगों ने, जो एक अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं और शास्त्रों का प्रमाण देते हैं जी। अब मैं शास्त्र का प्रमाण आपको दे देता हूं कि हमारे शास्त्र के अंदर गुरु की परिभाषा क्या दी गई है। गुरु जो है वो जब भी धरती पर आता है वो ब्रह्मा जी का औरस पुत्र होता है, वो धर्मांध नहीं होता। ब्रह्मा जी का आदेश दिया जाता है कि जिस समय ईश्वर अवतार ले उस समय आप गुरु बन के एक लोगों की, एक आम आदमी की तरह से उनका शिक्षा दीक्षा कीजिए। लेकिन यहां पर शिक्षा दीक्षा देने के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाता है, हर व्यक्ति को कान में मंत्र फूक रहा है, को मुंह के अंदर फूक रहा है। और हमारे जो भारतवासी हैं वो इतने ज्यादा इनोसेंट हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, और वो उनके पीछे लग जाते हैं। और दूसरी एक जो श्लोक हमारे यहाँ गुरुओं ने बोले, किसी ने बोले कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मुलाए। यहां बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये गुरुवे को नमः बोला गया है, गुरुवे को पूजा करने के लिए नहीं बोला गया। अच्छा, ये जो आपने बात की कि गुरुवे नमः वाली बात है कि गुरु को नमः करने के लिए पॉलिटिकल साथ भी तो चाहिए। अगर वो साथ नहीं रहेगा तो गुरु को कोई नम भी नहीं करेगा। ये भी तो स्थिति है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको नहीं लगता कि ये पॉसिबिलिटी तब नहीं होती या और बढ़ जाती है जब तक कोई पॉलिटिकल आपके साथ क्लास ना खड़ा हुआ हो? कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर राज्य में एक एक पार्टी है, पर आपको लगता है जब पॉलिटिकल सपोर्ट होता है तो ये और बढ़ता है और फलता है और फूलता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे एक और भी कहा गया है, बोले यथा राजा तथा प्रजा जी। लेकिन इस समय कलिकाल कलयुग में ये थोड़ा सी डेफिनेशन मैंने उल्टी कर दी इसको। बोलते यथा प्रजा तथा राजा। लोगों को जल्दीबाजी में सब कुछ चाहिए जी, इमीडिएटली चाहिए। अभी एक गुरुजी के पास गए, उन्होंने एक मंत्र फूका और आपको सब कुछ मिल गया जी। मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरी बात है, राजा के बिना कोई भी चीज इस प्रशासन के अंदर पनप नहीं सकती है, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे अधर्म की हो। पॉलिटिकल उसके बिना तो नहीं हो सकता है, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। बिना राजा के ना धर्म पल सकता है ना धर्म पल सकता है। ठीक है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं 400 आश्रम, 400 बड़े बड़े आश्रम, उसके अलावा जिसमें 26 बहुत बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं, इसके अलावा दुनिया भर के अंदर संस्थाएं और इतने सारे गुरुकुल, जिसका शायद आंकड़ा भी निकाला जाए तो अपने आप में बहुत, इसको चलाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। छोटा सा ब्रेक यहां पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बड़ा दिलचस्प जानने की कोशिश करेंगे कि इसका पॉलिटिकल व्यू क्या होता है। क्या पॉलिटिकल नेक्सस इतना कमजोर है या इतना स्ट्रांग है कि अब ये खुलने लगा है तो परत दर परत बातें आने लगी, और क्या इसके बाद में कोई पॉलिटिकल बड़ा नाम भी इसमें उलझेगा इस सब के अंदर? क्या आसाराम उनको भी ले डूबेंगे? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मलिक साहब, इतने वर्षों से चीजें चल रही थी, अभी इसका एक आंकड़ा और आया कि 5 साल में 985 छात्राएं जो हैं वो गुरुकुल से भागी हैं, और ये वही छात्राएं जो 11वीं और 12वीं कक्षा की हैं, और कुल 26 से ज्यादा ऐसे छात्राएं हैं या तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो 985
छात्राएं भागी, उनका कोई दोषी नहीं है। 26 जो आत्महत्याएं हुई हैं उनका कोई दोषी नहीं है। और जो 2 बच्चों की आत्महत्या जो वहां पे इनकी लाश मिली थी अहमदाबाद के अंदर, वहां पे उसका दोषी अब तक किसी को नहीं पाया गया है। ये क्या कहता है? सबसे पहले तो जिस धर्म की दुकान की बात आपने की और आचार्य जी ने जिस चीज को बताया, मुझे लगता है कि धर्म जो है ना, धर्म के नाम पे ही सारा कुछ खेल हो रहा है यहाँ जी। धर्म के नाम पे। और आप देखिए कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान कोई भी हो, उसको चाहे वो आतंकवाद की तरफ भी, मैं चूंकि आतंकवाद की तरफ भी ले जाना ये धर्म की वजह से ही होता है। धर्म का ऐसा अफीम चिटाया जाता है। और धर्म, जैसा मैं कई बार देखा कि धर्म गुरुओं ने, जो धर्म इस तरह के नहीं, जो अच्छे धर्म गुरु हैं वो इस तरह का काम नहीं, लेकिन जो इस तरह के धर्म गुरु हैं उन्होंने धर्म को अपने फायदे के लिए निकाला और फिर उसे इस्तेमाल किया। एक तो ये है। दूसरा ये है कि राजनीतिक दलों ने भी उस धर्म का, ऐसे धर्म गुरुओं को अपने हित के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी बात जो आपने कही कि इस तरह कई घटनाएं हुई आसाराम, मैं एक जिक्र करूंगा जिस 2 बच्चों की बात आपने की, अहमदाबाद में 2 बच्चों की मौत होती है, उस पर आयोग का गठन होता है और हाई कोर्ट अहमदाबाद यानी गुजरात हाई कोर्ट का ये वर्डिक ये कहा हुआ है सिद्धार्थ जी कि वो जो आयोग नरेंद्र मोदी ने बैठाया था आसाराम बापू के खिलाफ 2 बच्चों की मौत की जांच के लिए, वो वहां घुटने टेक के उनसे गिड़गिड़ा के कह रहा था कि आप बयान दे दीजिए, आप बयान दीजिए। तो किस तरह का रसूख था उनका, राजनीति में किस तरह का दखल था कि वो जो आयोग था वो उनके सामने घुटने टेके हुए था और आसाराम बापू उसे बयान नहीं दे रहे थे। और अब जब बयान नहीं दे रहे थे आयोग के सामने, तो इस मामले में किसे दोषी पाया जाएगा? लेकिन 2 बच्चों की हत्याएं हुई तो किसने की, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। अब इस रहस्य से शायद पर्दा उठे, जो मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए। ये भी सवाल उठेगा ना कि इतने जो बड़े बड़े आश्रम बने, फिर ये मामला सिर्फ यहाँ यौन शोषण तक नहीं रुकता है मलिक साहब, इसमें फिर तंत्र मंत्र की बात भी आ रही है, यौन शोषण की बात तो आ ही रही है। जमीन किस तरह अधिग्रहित की गई आश्रमों के लिए इतने बड़े बड़े पैमाने पे, वो जमीन आखिर किसकी थी, क्या वो रजिस्टर्ड थी? अगर वो रजिस्टर्ड थी तो उसके कागज कहां हैं? अगर कागज हैं तो फिर दिखाए क्यों नहीं जा रहे? तो नागपुर के अंदर भी एक ऐसा विवाद आया। नागपुर के अभी मध्य प्रदेश के अंदर जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने करीब 27 बीघा या 27 एकड़ की जमीन 1 रुपए की लीज पे दे दी थी उन्हें, और वो 1 रुपया भी उन्होंने नहीं अदा किया है। इंदौर के अंदर बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम, और 1 रुपया सालाना चौराहा भी उनके नाम पर है, आसाराम बापू चौराहा। 1 रुपया वो लीज भी अभी तक आसाराम बापू ने अदा नहीं की थी, और इस शर्त के साथ दी गई थी कि वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पटना में उन्होंने जमीन हथियाई थी, वहां जो धार्मिक न्यास बोर्ड है उसने बहुत मुश्किल से उसको यानी कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए उसे फिर से उस पर अपना कब्जा जमाया। तो इस तरह के कई मसले हुए, लेकिन जो है कि राजनीति जो है हमारी इस देश की, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, राजनीति की वजह से राजनीति का संरक्षण ही नहीं मिला। चूंकि जिन लोगों ने जमीन दिया, ठीक है, जिन सरकारों ने जमीन दिया, वो कौन है, इसकी जांच भी होनी चाहिए कि क्यों दिया, किन वजहों से दिया। क्योंकि अगर बुकलेट देखिएगा आप, अगर आसाराम के बुकलेट देखिएगा, बहुत सारी किताबें छपी हुई देखिएगा, तो सारे मंत्री है, कृष्ण तीरथ है, अजय माकन है, सुषमा स्वराज है, अटल बिहारी वाजपेयी, सारे के लोगों के साथ तस्वीरें हैं उनकी। कोई मतलब कोई दल उससे अछूता नहीं है जो उनके यहाँ चरण स्पर्श करने नहीं जाता रहा। चलिए आगे अगर जांच बढ़ती है जगदीश शर्मा जी, और ये जांच बढ़ी, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की भी हम बात कर रहे हैं, हम आपके स्टेट्स नहीं जहां कांग्रेस है वहां भी नहीं, जोधपुर के अंदर भी बड़ा सा आश्रम है, राजस्थान में कई जगह आश्रम है, सरकार आपकी है, कैसे आप बचाइएगा सरकार को? फिर कैसे डिफेंड करिएगा? फिर तो डिफेंडिंग द अनडिफेंडेबल हो जाएगा। पहले तो मैं सबसे पहले मेरे मलिक भाई पत्रकार भाई ने कहा कि जमीन नेताओं ने दी, कांग्रेस ने दी, चाहे बीजेपी ने दी, किसी ने भी दी। हमारा देश हिंदू परंपराओं का देश है, और इस देश में व्यापार के साथ, राजनीति के साथ, हर सिस्टम के साथ लोगों की धर्म में भी आस्था होती है। तो उनके पास जमीन फिर कौड़ी के भाव थोड़ी नहीं, मैं बताता हूँ, जमीन कौड़ी के भाग में बताता हूँ। दिल्ली में भी हम देते हैं, हर सरकार देती है, हॉस्पिटल को देते हैं, 1 रुपये लीज में देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि गरीबों की 30% 40% फ्री इलाज होगा। अब उसका मिसयूज अगर कोई हॉस्पिटल या कोई महात्मा कर रहा है तो वो उनकी गलती, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर ये मिसयूज सामने नहीं आ पा रहा और इतना बड़ा यौन शोषण की बात हो तभी ये मिसयूज सामने आया, तो ये भी कितना सही है? नहीं, देखिए समय समय पर इंक्वायरी होती है, तो ये भी सवाल उठेगा कि इतने साल तक सरकारें कर क्या रही थी, खाली जमीन देने तक का काम था क्या? देखिए सरकार से पहले कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री एक इंसान भी है, और हर आदमी की आस्था किसी न किसी धर्म में होती है। आप मेरी सुन लीजिए जी जी। उस धर्म के नाते उन्होंने कोई घपला तो नहीं करा, कोई पैसा तो नहीं ले लिए, एक इसलिए कि हजारों करोड़ लोग महात्मा के साथ जुड़े हैं जी, और इनको सुनते हैं, समझते हैं, इनके सुख दुख में बैठते हैं, तो कोई तो बात होगी महात्मा में। ठीक है, अब महात्मा गलत है ये तो सरकार को नहीं पता, ये किसी ने तो नहीं पता, ये महात्मा के कर्म है, और गलत कर्म करने वाला चाहे कोई भी हो,
उसको नहीं बख्शा जाएगा। देश की जनता, हमारे बहन भाई सब देख रहे हैं। अगर उन्होंने गलत करा तो आज आप देख रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा आ रहा है। आपने जिस अस्पताल और स्कूलों की जमीन की बात की, अदालतों ने बार बार उस पर चिताया आप लोगों के, आपने क्या कार्रवाई की आज तक उन अस्पतालों की जमीन? आज तक सर कहाँ आप इलाज करवा पाते हैं गरीबों का? कहाँ स्कूलों में? देखिए हमारे पास कोई भी अपनी हमारे पास आंकड़े कराते हैं और आंकड़े प्रशासन को डंडा देते हैं। ना आंकड़े बोलने के लिए और टीवी चैनल पे बोलने के लिए हो सकता है, लेकिन सच्चाई जमीन पे ये है कि उन अस्पतालों में जिसको आपने चैरिटी में 1 रुपये में सालाना पे लीज पे दिए, उन बड़े अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं होता है, उन बड़े स्कूलों में गरीबों को बच्चों का दाखिला नहीं होता है। वही हाल धर्माचार्यों का। धर्म पे आस्था अलग बात है और धर्म का धंधा अलग करना अलग बात है, दो अलग अलग चीजें। आस्था और धंधा में फर्क होता है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, किसी भी नेता, किसी सरकार का नियत खराब नहीं होती कि हम उसको आश्रम के लिए जमीन दे रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए देनी पड़ेगी, समाज में रह रहे हैं, देश के समाज के लिए काम करने पड़ेंगे। चलिए, उसका कोई अगर दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। और ब्रेक के बाद मैं आप से शुरू करूंगा। शर्मा जी ने अपनी बात रख दी। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं आपको इस बात को समझ पा रहा हूं शर्मा जी, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि जब कोई धर्मगुरु या किसी धार्मिक काम के लिए, भले किसी भी धर्म का हो, अगर कोई हमसे सरकार से अगर कोई जमीन मांगता है तो आपको धर्म के नाम पर, ताकि सबका भला हो, इस नाम पर आप दे दें। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहां पर मैं लूंगा। इस थॉट को हम होल्ड करके रखते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो वासुदेव जी आपका वर्जन में लूंगा। छोटा सा ब्रेक। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। इसी गुजरात की धरती से एक क्रांति की थी गांधी और सरदार ने, और इसी धरती से हुई देश की दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत। गुजरात आमंत्रित करता है भारत के किसानों को देश के सबसे बड़े कृषि सम्मेलन में। छोटे खेतों से बड़ा उत्पादन कैसे लिया जाए, परंपरागत खेती को आधुनिक खेती से कैसे मिलाया जाए, विज्ञान और तकनीक द्वारा गरीब किसानों को भी अमीर कैसे बनाया जाए, ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे यहाँ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2013, 9 से 10 सितंबर, गांधीनगर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुकी हैं, उषा ठाकुर जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं अभी। वासुदेव जी आपके पास में आऊं, उससे पहले एक सवाल मेरा जगदीश शर्मा जी से है। सर, आप कह रहे थे कि सरकार अपनी ओर से सिर्फ ये चीज देख करके कि चलिए धर्म के नाम पे काम हो रहा है, क्या ये बात आपने कही, क्या ये बात आप बीजेपी के लिए भी कहेंगे, जहां बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जिन जिन जमीनों पर दिया हो, और अगर आगे मान लीजिए पड़ताल होती है और वहां पर ये चीज निकल करके आती है कि नहीं भाई ठीक नहीं पैमाना रहा, तब भी ये बात आप मानते हैं? क्या बीजेपी के लिए भी ये बात है कि सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है? एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि आप जमीन देते हैं, उसके साथ एक क्लॉज होता है कि इस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर जब बन जाता है और आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर है, तब पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो पहले तो अभी जवाब दीजिए, क्या ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है कि सिर्फ बीजेपी के लिए भी आप ये कह रहे हैं? देखिए मैं बीजेपी के लिए एक बात कहूंगी। मैं बात रख, फिर मैं आपके नहीं, मेरा मानना यह है कि सरकार किसी की भी हो,
किसी भी दल की हो जी, क्योंकि ये समाज के लिए कहीं ना कहीं जगह रखी गई है, उसको देनी पड़ती है। ठीक है। और वो अपने फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए। अगर बीजेपी लिप्त पाई जाती तब फिर आप ये सवाल नहीं उठाएंगे? नहीं, लिप्त भी बात नहीं। देखो, अगर मान लीजिए बीजेपी का नाम आता है, क्योंकि बीजेपी तो कह चुकी है आपके ऊपर। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर बीजेपी ने भी दी है तो मेरा बीजेपी से कोई वो नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने गलत काम करा उसको सजा मिलनी चाहिए, या कोई गलत मिसयूज कर रहा है। जमीन दी जाती है समाज के लिए, समाज तो हम सभी का है। चलिए, तो मतलब कुल में दोनों किसी भी पार्टी के लिए आप बात करें, किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं आते? हाँ, नहीं, मेरे पार्टी में कोई टारगेट नहीं है, लेकिन जिस तरह का समाज है, समाज के लिए देनी पड़ती है। हम एक राजनीति से अलग भाईचारे में भी बैठते हैं, वहाँ सभी दल के लोग होते हैं, वहाँ कोई पॉलिटिकल नहीं होता। मैं भी गुरु मानता हूँ, हमारे निरंकारी बाबा जी हैं, मैं 8 साल का तो उनसे मानता हूँ और हमेशा जाता हूँ और उनको मानता हूँ, मेरी आस्था उनके। ठीक है, देखते हैं कल से अगर मान लीजिए अगर बीजेपी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है और बात निकल के आती है इन केस, तो फिर कांग्रेस का रिएक्शन, राजनीति कितनी शुरू होती है वो देखना होगा, क्योंकि राजनीति हमारे देश में बहुत जल्दी शुरू हो जाती चीजों में। बस जितनी बात आप रख रहे थे जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था, मैं अभी बात सुन रहा था शर्मा जी की। देखिए, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर अपने वेदों का मत रखने के लिए। जी, देखिए, वेदांग क्या कहता है कि जो गुरुजन थे वो जंगलों में रहते थे, भिक्षा मांग करके, भिक्षाटन कर करके वो अपना वहां पर आश्रम चलाते थे। आज तक कभी किसी राजा को ये अनुमति नहीं थी कि उनको जमीन दे दे। पहली बात तो ये कि उनको कोई फैसिलिटी दे दे, वो उनको अपने आप उपार्जित करनी पड़ती थी। और यहां पर उपार्जित नहीं की जा रही है, सिर्फ धर्म के नाम पर एक डर, भय, और मुझे लगता है कि धर्म का भय दिखा करके, और वो जो धर्म गुरु हैं वो शायद इनको भी, नेताओं को भी सबसे पहले ब्लैकमेल करते हैं, उसके बाद में जाकर के मेरे ख्याल से जनता ब्लैकमेल होती है, जो करोड़ों आदमी उनके पीछे लग जाता है। और वो तो मैंने बोल दिया कि 5 साल का बच्चा है। भारतवर्ष की जनता जो है इसको 5 वर्ष का एक बच्चा समझिए। धर्म के नाम पर कभी भी इसको बरगलाया जा सकता है और देश को तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन जब जहां तक आई उनको जमीन देने की बात, एक फैसिलिटी देने की बात, मेरा वेदांग इस बात को मना करता है। उनको भिक्षा मांग के करना चाहिए, भिक्षाटन करके, और केवल वो आश्रम जो है लोगों को शिक्षा देने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि उसको उसका इस्तेमाल जो है, जी आप शब्द यूज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ दुकान शब्द। मैं कहता हूं कि वो जो इंस्टीट्यूट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका उपयोग केवल नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए हो, ठीक है, धर्म फैलाने के लिए नहीं हो सकता। मैं सिद्धार्थ इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। इसमें बादशाह अकबर ने एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनको फतेहपुर सीकरी कई बार बुलाया, उसके बाद सीकरी वो गए, वहां उन्होंने बादशाह सलामत ने बहुत सत्कार किया उनको, हीरे जवाहरात सब पेश किए। उन्होंने कहा मेरे किस काम के, मैं तो बहुत संत आदमी, मैं तो मलंग आदमी, मुझे इस काम के, और वो खाली हाथ लौटा है। और तभी उन्होंने लिखा था कि संतन को देना चाहिए उस जमाने के। मैं अपनी एक बात रखना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी। हमारे आचार्य साहब जी ने कहा जो गुरुओं को जंगल में रहना चाहिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, पर समय परिवर्तन हो गया है। आज गुरु जो हैं कहीं भी रहते हैं, पर वो जंगल रहे नहीं है, और शिष्य वो रहे नहीं कि वहां चले जाएं। जिसकी जहां, तो मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, मैं अपने निरंकारी बाबा जी को बहुत मानता हूँ और 8 साल से मानता हूँ, करोड़ों लोग मानते हैं, और उनकी हमारे समागम में हर पार्टी से आदमी आते हैं, कभी राजनीतिक महत्व नहीं दिया जाता, हर आदमी अपनी जगह बैठता है, आशीर्वाद लेने आते हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं जाता। चलिए, मतलब इसको जोड़ के नहीं देखना है। इसके बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे सर। मैं जिस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूँ, क्या गुरु को भगवान बनने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। एक देहधारी इंसान, आपने कहा गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए, लेकिन मैं गुरु की पूजा नहीं कर सकता। वो सिखाया जाता है सर, वेदांग में गुरु की पूजा नहीं की जा सकती है। ज्यादा गुरु को ही मानता हूँ सर, वेदांग में गुरु की पूजा नहीं हो सकती है। इंसान अच्छा बनेगा, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाएगा, सिर्फ रास्ता दिखाने वाला दिखाएगा, लेकिन उसकी पूजा नहीं हो सकती। अगर गुरु ही भगवान बन जाएगा तो फिर पूजा नहीं करते, गुरु रास्ता ही दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, हम उसको भगवान का दर्जा दे बैठे। एक बात का मैं विरोध करूंगा, आपने एक शब्द बोला है कि हम सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। He is nobody to give you आशीर्वाद। नहीं, मैं केवल ईश्वर आपको आशीर्वाद देना है। आप गलत कह रहे हैं, केवल ईश्वर आशीर्वाद दे सकते हैं। अपनी श्रद्धा है, तो वो अपने हाथों से भभूत निकाल के लोगों को, वो भभूति वाले गुरु जी नहीं है, मेरी श्रद्धा है, मैंने जो मांगा उनके दर्शन के बगैर मुझे मिला। ठीक है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है। बापू की चर्चा करें। जी, ये हम इसकी श्रद्धा है। ठीक है उषा जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा आपसे ये है, ये चीजें बिना पॉलिटिकल नेक्सस के नहीं हो सकती, ये बात कहीं ना कहीं साबित हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। किसी पार्टी विशेष का नाम मैं नहीं लूंगा, पर क्या आपको लगता है इसके बाद जब कड़ी खुलेगी आगे धीरे धीरे और पॉलिटिक्स के लोगों के नाम आने शुरू होंगे, जब खुलने शुरू होंगे, तो क्या इतनी आसानी से सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी जितना हम सोच रहे हैं? बहुत से मामले पहले भी ऐसे हुए जिसमें पॉलिटिकल और बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे, और धीरे धीरे जो असली दुष्कर्मी थे जी, उन लोगों को भी हल्की फुल्की सजा देके छोड़ दिया गया जी। वही ये भी होगा, क्योंकि इनका जनाधार है,
और इनको शुरू में ही इनके बारे में कहा गया कि ये नहीं, लड़की ही जो नाबालिग लड़की है वही गलत थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा, क्योंकि लोगों को इस देश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं लगता है। इस लोगों को लगता है कि हमारी सत्ता, हमारी कुर्सी कहीं छिन न जाए, तो इस डर से उन लोगों ने लड़की को ही गलत बताकर, व्यभिचारी बता के उनको कहा कि वो सही संत हैं। तो ये कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कहा, और इस बात से समस्त महिला जाति बहुत आहत है। और अगर 16 दिसंबर की बात मैं बताती हूँ, यदि उस समय से आज तक इतना लंबा समय नहीं खिंचता, दुष्कर्मी को तुरंत सजा नहीं मिल गई होती, तो शायद जो रोज ही एक न एक दुष्कर्म हो रहे हैं, और ये बड़े बड़े बाबा लोग जो सबसे बड़े व्यभिचारी हैं, जो कि जमीनें हथियाते हैं, लड़कियां उनके जो उसमें है, कितनी 20 लड़कियों ने आत्महत्या की, और उसके अलावा कितने लोगों ने गुरुकुल छोड़ दिया, 950 बच्चों ने उनका गुरुकुल छोड़ा, लड़कियों ने 5 साल में भाग गई। तो ऐसे लोगों को तो सजा देने में सरकार को कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, और अगर कोताही करते हैं इसका मतलब इस देश में महिलाओं की कोई कीमत नहीं है, इस देश के बच्चियों की कोई कीमत नहीं है। 9 दिन को गिरफ्तार करने में हमें लग गए, कैसे हम उम्मीद जताएं कि आगे उसी तेज गति के साथ में काम होगा? ठीक है, अच्छी बात है, वो रिमांड के ऊपर नहीं, 9 दिन इसलिए क्योंकि ताकि सबूत हट जाए, सबूत मिट जाए। वो महिला भाग गई है, जो आसाराम शिल्पी भाग गई है, शिवा को भी बहुत देर में पकड़ा गया है, और बाकी सबूत भी नष्ट कहीं न कहीं किए गए होंगे, इसका मैं पक्का दावा करती हूँ। तो इतने साल से ये चलता रहा और किसी को पता ना चला, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा। 30 साल हो गए, ये भी तो एक 2009 की कहानी, 2 बच्चे मारे गए थे, उसके बाद जो आदमी था जो गवाह था उसको मार दिया गया, एक और आदमी को उसके पहले 2 जनवरी में मार दिया गया। तो 4 आदमियों की मौत उस समय हुई थी, वो भी इनके ऊपर है। तभी भी सरकार और ये देश क्यों चुप रहा? मलिक साहब, सिद्धार्थ वही होता है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि जो आयोग बनाया सरकार ने, उसके बारे में हाई कोर्ट की टिप्पणी है गुजरात की, मैं फिर उसको दोहराऊंगा कि इनके पास, आसाराम बापू के पास, वो आयोग के सदस्य घुटने टेके रहे और हाथ जोड़ के कहते रहे कि आप बयान दे दीजिए, आप जांच में सहयोग किए। तो जो स्थिति ऐसी हो जाए, जब एक आदमी के सामने एक सरकार का आयोग यानी घुटने टेक रहा हो, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस तरह की न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखता हो? इसीलिए उसने 9 दिन 10 दिन तक उस आदमी ने FIR के बाद भी कानून को अब दौड़ाता रहा इधर उधर। तो आसाराम जैसे लोग, चूंकि उनका राजनीतिक प्रश्रय है सारी पार्टियों में, और सिर्फ ये नहीं कि आप देखिए कि जब नहीं सभी पार्टी का जब मुकदमा दर्ज हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने तो बाकायदा एक मुहिम चला रखी थी, और पत्रकारों को जो पीटा गया जोधपुर में, उसमें भाजपा के विधायक साथ थे। तो ये जब स्थिति रहती है कि पार्टी, जो राजनीतिक दल एक व्यभिचारी के आरोप, ठीक है कि आरोप लगे, उसके पीछे अगर खड़ा हो जाता है तो कानून के 2 पैमाने साफ नजर आते हैं। एक कानून जो है जो मुंबई में 48 घंटे में पकड़ लेता है किसी को, और एक को 10 दिन लग जाते हैं। वासुदेव जी, क्या किया जाए? धर्म के नाम पर कोई कुछ कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर कानून जो है उसकी भी एक सीमित चीजें हो जाती है, क्योंकि विश्वास लोगों का जुड़ा हुआ है। आप किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोगों की, जैसा शर्मा जी कह रहे थे, कि बहुत मुश्किल होता है, कोई भी व्यक्ति वो हो, किसी एक का नाम मैं नहीं लूंगा। क्या रास्ता फिर आपको दिखता है? क्योंकि धर्म की बातें हैं, धर्म के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, भले कोई बड़े बड़े मसले हमारे देश में हुए, कुछ पुख्ता निकल करके नहीं आया उसके अंदर। जी, निकल के आ भी नहीं सकता है। और ये तो तथाकथित जो दुकानें हैं, बिल्कुल सही बात, पर ये बंद कैसे होंगी? देखिए, मैं इसका बंद करने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूं। हमारे यहाँ बोला कि खाना, भक्ति और प्रेम, तीनों चीजें पर्दे की होती हैं, और तीनों चीजें सड़कों पर आ गई हैं। आप देखिए, जब तक हमारे जो एक्चुअल धर्म गुरु हैं, हमारे जो मठों के शंकराचार्य हैं, 4 ही मठ हैं शंकराचार्य के, आज 18 मठ बन चुके हैं, और इसी तरह से जो विभिन्न धर्मों के जो हेड हैं, जब तक वो इकट्ठे होकर के लोगों को ये नहीं कहेंगे कि धर्म जो है वो आपके अंदर की चीज है, और जो राजनीति है वो देश का सवाल है। देश अलग है, धर्म अलग चीज है। धर्म को जब तक आप अपनी राजनीतिक पार्टियों से अलग नहीं करेंगे, देश को धर्म से अलग नहीं करेंगे, अपना भारतीय नागरिक जो खिचड़ी बन गई, सारी खिचड़ी पक चुकी है। अब देखिए, अब इन्होंने इतने बिल पास किए, कांग्रेस के बहुत प्रोमिनेंट लीडर बैठे हैं यहाँ पर, मैं जानता हूं इनको अच्छी तरह से, बहुत यंग ब्लड है, आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा भारत का भविष्य है इनका। लेकिन मैं ये कहूंगा
कि जिस समय आप लोग आवाज उठाएंगे कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला व्यक्ति उतना ही बड़ा कातिल है जितना बड़ा कातिल कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करता है या फिर वो एक किसी का मर्डर करता है। ये जो बलात्कार हो रहा है, ये जो मर्डर हो रहा है, ये भारतवर्ष का मर्डर हो रहा है। जब तक ये कानून नहीं आएगा सामने, जब तक ये कानून नहीं आएगा तब तक ये चीजें समाप्त नहीं हो सकती। और मैं बताती हूँ, हमारे देश के जो नेता हैं बैठे हुए हैं वही तीन, जो मुंह बंद रखो, कान बंद रखो और आंख बंद मत बंद रखो, उसी तरह के। इसलिए हम कोई उम्मीद नहीं करते। मैं आपसे पूछ रहा था कि बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कितना मुश्किल आप देखती हैं? बहुत मुश्किल है। मैं नोएडा का बताती हूँ, जो भी पुलिस में कुछ भी एफआईआर या कुछ भी हो, एसएसपी को कह के देख लीजिए, कोई भी काम होता ही नहीं है। एसएसपी, पुलिस, प्रशासन कुछ भी नहीं सुनता है। चीजों थे जिनको मार दिया गया, जो तंत्र मंत्र विद्या के खिलाफ थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमारे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, एक्टिव हैं, जो उनको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। अगर आप अंधविश्वास के खिलाफ भी बोल रहे हैं तो महाराष्ट्र में जान गई है। तो मेरा सवाल आपसे है कि बताओ, सामाजिक कार्यकर्ता, आप तटस्थ होकर चीजों को देख रही हैं, आप अगर धर्म के अंदर अंधविश्वास देखते हैं तो आप उसको खिलाफ भी आप खड़े हैं, पर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पे ले दे के बात आ जाती है। पर ये है, दिखती है आपको कहीं पे? क्या आपको लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति आज की तारीख में कहीं दिख रही है आपको? कहीं नहीं है राजनीतिक इच्छा शक्ति। यदि कण मात्र भी होती जी तो इस देश की महिलाओं का ये हाल नहीं होता। इस देश के बाबा लोग जमीन इतना कब्जा कर करके इस तरह से उनके यहाँ मर्डर होता रहा, इतना कुछ। एक मिनट, मर्डर हुआ 2009 में, उसका कुछ भी नहीं वो हुआ। 2009 में 4 मर्डर्स हुए हैं, 4। और उसके बाद लगातार यौन शोषण, लोग चुप रहे क्योंकि प्रशासन भी इनकी लोगों की बात नहीं सुनता, सब डरे हुए थे। ठीक है शर्मा, मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। चंबल का डाकू है ये। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने 2 क्वेश्चन करे, एक तो राजनीति में धर्म की राजनीति। मैं आपको और पार्टी का तो मैं नहीं जानता, मैं कांग्रेस पार्टी में, उसके बारे में बता देना चाहता हूं। हमारी पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं। दूसरी बात आपने कही महिला की ताकत की, अभी राहुल गांधी ने 50% महिला को राजनीति माने का। एक मिनट, आप जो महिला की बात करें, महिला हमारी माँ भी है, महिला हमारी बहन भी है। इच्छा शक्ति कहाँ है? इच्छा शक्ति है क्या? बात 6 तारीख के कांड के बाद क्यों नहीं महिलाओं को न्याय मिला? दुष्कर्मियों को आप मुझे एक बार बात करें, रोज एक बार चैनल से आई जाए, बच्चे को काट के 2 जगह फेंक दिया गया है और उसका मामा आया था और कोर्ट का था, वो निकल आया। नहीं, मेरी बात भी सुनिए, मैं महिलाओं की बात बता रहा हूँ। महिला हमारी मुख्यमंत्री है, महिला हमारी लोकसभा की अध्यक्ष है, महिला हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष है। सर यही तो विडंबना है ना, यही तो विडंबना है। हमने महिलाओं हमारी पार्टी आदर करती है, अपनी महिलाएं। अगर महिलाओं को माँ बहन, अभी राहुल गांधी ने कहा 50% महिला हमारे साथ। एक मिनट, अगर 50% महिलाएं तो उस दिन जो इंडिया गेट पर जो इतनी महिलाएं और ये सब रो रहे थे, चीख रहे थे, क्यों नहीं राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस? नहीं, कोई भी कांग्रेस नहीं, कोई कांग्रेसी नहीं आया, कोई महिला नहीं आई, ऐसा नहीं, कोई महिला ने कह देना नहीं आई, बिल्कुल नहीं। आज देश की महिलाएं बहुत क्षुब्ध हैं और दुखी है। पार्टी महिला को आदर देती है, सम्मान देती है, महिलाओं को आदर देती तो इस तरह से रोज दुष्कर्म नहीं होते। बिल्कुल मैं नहीं मानती हूँ, महिलाओं को बिल्कुल आदर नहीं है। सिद्धार्थ, सबसे बड़ी चीज है, जगदीश जी ने कहा कि कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है। मुझे लग रहा है कि 47 साल से धर्म की राजनीति कर रहे हैं सारे हमारी पार्टी में हर धर्म के लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार हैं, हमारे उपराष्ट्रपति मुसलमान हैं, हमारे राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्रवाद, जो एक हम राष्ट्र के आदमी हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, हम किसी हर धर्म को साथ। मैं आसाराम बापू से जुड़ी 2 बातें कहना चाहता हूँ। इच्छा शक्ति की बात है। अभी आपकी खबरों में ये आया कि पुलिस वालों को उन्होंने ब्राइबरी का, रिश्वत की ऑफर की और वहां के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। ये 2 गंभीर आरोप है। लेकिन एफआईआर इसकी अभी तक क्यों नहीं लॉन्च हुई इन दोनों की? इन दोनों घटनाओं की लॉन्च क्यों नहीं हुई? बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल दे देता हूँ। बॉम्बे के अंदर रेप हुआ, 5 बच्चों ने की, 5 लड़कों ने वहां पर किया, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर क्रिमिनल पकड़ लिए।
सर पुलिस के पास इच्छा शक्ति है, पुलिस कैपेबल है, हाँ। लेकिन जब इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उस समय नेचुरल बात है। पहली बात तो मैं बोलूंगा, जो आपने पहला शब्द यूज किया था कि हम लोग धर्मांध हो चुके हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो सीबीआई के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो जब इस तरह के किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो उनके अंदर एक धर्म का भय भी बना रहता है। वो इसलिए घुटने टेक के नहीं बैठा होगा कि सामने को माफिया बैठा है, क्या पता या कोई गुंडा भी निकल जाए, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि शायद पता नहीं को शराब दे देगा मेरे को, शराब दे देगा मेरे को, और शराब देने के बाद पता नहीं मेरे बच्चे मर जाएंगे। बंजारा भी आसाराम बापू के भक्त को नहीं पता आसाराम बापू ऐसे हैं, ये तो पता लग रहा है लोगों की आस्था को छोड़। नहीं, आप ये बताइए जगदीश जी, ये बताइए कि इन दो लोगों के, इन दो घटनाओं का एफआईआर अभी तक राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं दर्ज करवाया? देखिए, आप कह रहे हैं पुलिस को धमकी दी, मैंने एक इंटरव्यू में पुलिस का भी वो देखा, तो ये तो पुलिस की इच्छा शक्ति है ना, उसको करना चाहिए। उसको कौन चला रहा है पुलिस को? एक डीसीपी को भी अगर कोई ऐसे बिल्कुल थोड़ी काम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने उनको नहीं रोका हुआ, आप कानूनी कार्रवाई करें, कानून पूछ रहे हैं। आम आदमी धमकी आता तो मुकदमा दर्ज होता, मैं तो कहता हूँ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल गैर कांग्रेसी बात कर रहे हैं, बातों में बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, पर गहलोत साहब भी नहीं रोके इस चीज को, ये तो उसको जाके धमकी मुकदमा तो उन्हें दर्ज करना है ना। इच्छा शक्ति क्यों नहीं आ रही है, ये आपको क्या लगता है? ये नहीं रहेगी, वो तो फिर पुलिस की कमी आप इसको कहिए, इसमें गहलोत साहब की कोई कमी नहीं है। आज की देश में व्यापार हो गया है। और उषा जी ने जिस बात को कहा, उस लड़की को लेके बार अब ये कहा जा रहा है कि वो लड़की वयस्क है, वो एडल्ट है, वो चूंकि दिक्कत तो सबसे बड़ी चीज आज लगता है कि उस देश में आसाराम बापू के साथ है, उस लड़की के साथ कोई नहीं है। लेकिन वो तो धर्म के नाम पे लोग कर रहे हैं, धर्म के नाम पे दिन 950 लड़कियों कुछ कहा है और उसको एक्सपोज किया, उसके साथ कोई नहीं है उस लड़की के साथ, बल्कि आसाराम बापू के में क्या खराबी है, क्या अच्छाई, क्या धर्म है? अरे वो गलत आदमी है। और उस लड़की, आचार्य जी आप जानते हैं किस तरह से शायद आश्रम एक चलता होगा, आप आश्रम के अंदर कैसे काम होता है। बिल्कुल हम ठीक है, हम मान रहे हैं कि आसाराम बापू जैसा उषा जी ने भी कहा, पर उतने ही जिम्मेदार तो वो लोग भी हैं। आसाराम बापू तो मेन चलिए किंग पिन है, तो उतने लोग जो वहां काम कर रहे थे, जो इस पूरे अगर इसको कहें, इस पूरा रैकेट अगर ये खुल जाता है, इसके अंदर लिप्त थे, उन लोगों का भी तो उतनी जिम्मेदारी है, वो भी सालों से ही जुड़े हैं। जी, मैंने आपसे पहले बोला कि वो जो श्लोक था संस्कृत का, उसको मैंने उल्टा कर दिया। यथा प्रजा तथा राजा था, मैंने बोला यथा प्रजा तथा राजा कर दिया, यथा राजा तथा प्रजा नहीं। लेकिन एक आपके माध्यम से मैं आज, क्योंकि मैं वेदों का एक छठा अंग भी करता हूं, केवल एक अंग करता हूं, बाकी वेदांगी मैं पूरा नहीं हूं, केवल एक अंग का उसका भी विद्यार्थी हूं, उसके माध्यम से बोल देता हूं कि समय शुरू हो चुका है। ये वार्निंग आपके माध्यम से दे देता हूं, चर्निंग शुरू हो चुकी है, मंथन शुरू हो चुका है, देश का नागरिक जाग चुका है, चाहे किसी धर्म का हो। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जो जितना धर्म का मुझे ज्ञान है, जितना शास्त्रों का या जितना विज्ञान मुझे आता है, उसके माध्यम से बोल रहा हूं कि 2014 के बाद इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कुछ हो, इस देश से उनका बिटिया मेट होगा। इसका ये तिलिस्म टूटेगा कैसे? क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत मुश्किल है। बात से सहमत तो होना चाहिए। और भारतवर्ष का भविष्य अच्छा है, भारतवर्ष का भविष्य सुपर पावर की तरफ को जा रहा है, ये भी कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं। धर्म वाले मैटर में अगर मान लीजिए, लेकिन इन लोगों का पर्दाफाश, आदमी अगर जुड़ जाए या रहा उसमें, तो फिर कैसे काम होगा आगे? नहीं, काम हमारा तो पॉलिटिकल, देखिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रत्येक राजा जो है आने वाला है, उसी समय दिख जाएगा कि क्या किसकी क्या। देखिए प्रत्येक राजा जब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो तो एविडेंट ही है, सारी चीजें एविडेंट है, दिख रहा है कि कोई ना कोई उनके पीछे जो है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं नेचर की बात करता हूँ, कुदरत की बात करता हूँ, ईश्वर या भगवान की बात करता हूँ। लेकिन कुदरत का ये नियम है, ईश्वर का ये नियम है, जब ये पूरा घड़ा भर जाएगा। सर देखिए, बबूल का पेड़ भी है ना, उसको भी ईश्वर नहीं काटता है, उसमें कांटे उगते हैं, नेचर उसको भी नहीं काटती है। लेकिन जिस समय वो बबूल का पेड़ लोगों के अंदर सेंध करना शुरू कर देता है, तो कुदरत उसको साफ कर देती है। तो कुदरत साफ करेगी, कानून जो मर्जी करे, नेता अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें, लेकिन धर्मांध लोग अपने हिसाब से करें। कानून अपना काम कर रहा है, वो अलग जगह पर। आपको क्या लगता है, ऐसे अगर ये चीजें सही पाई जाती हैं तो कैसे फिर आगे काम होना चाहिए? क्या रास्ता आपको दिखता है? अगर ये जो बातें हैं, क्लिप की बात हो, कानून अपना काम करे, अभी वो रिमांड पे है, अगर सब चीजें सही क्लेम होती हैं, तो ऐसे धर्मगुरु, इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हो?
वही जो एक क्रिमिनल के ऊपर होनी चाहिए, जो एक फ्रॉड, एक भ्रष्टाचारी या दुष्कर्मी के ऊपर होना चाहिए, वही होना चाहिए। बताइए क्या आपको लगता है जितना प्रॉपर्टी और सामान है, मैं बहन जी की बात काटूंगा। आपने कहा वही होनी चाहिए, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था थी, लोगों का खिलवाड़ हुआ, उनका जितना प्रॉपर्टी है वो कब्जा करके जनता के हित में प्रयोग करना चाहिए। उनका पैसा, धन, क्रिमिनल तो क्रिमिनल करता है, लोगों की आस्था के साथ एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। बहन जी ने महिलाओं के बारे में बोला है कि मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनको इतना ज्यादा तूल अभी नहीं दिया जा रहा है जितना हमारे भारतीय संस्कृति में दिया जाता था। एक छोटी सी बात थी, आपको याद होगा माइक टाइसन को 3 साल की जेल हुई थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने, जो उसके साथ लिविंग टुगेदर भी कर रही थी 5 साल से, उसने बोला शी हैज forcibly molested me and I told him not to do it. He was sentenced for 3 years just on the saying of that girl. सिर्फ उस औरत के कहने से 3 वर्ष की जेल हुई थी। और हम यहाँ प्रूफ ढूंढ रहे हैं। सर बंद कमरे में किसी का रेप होता है, किसी का कानून का एक मैटर है, कानून का मैटर नहीं है सर, क्योंकि वो एक देखिए वो सब्जुडिस मैटर है और उसके अंदर अब क्या क्या प्रोसीडिंग्स है उस पर हम ना बोले तो ज्यादा। मैं शर्मा जी से कहूंगा उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आओ ना पार्लियामेंट में। हम क्या रहे हैं, यही बात क्यों नहीं लेके आ रहे पार्लियामेंट में? हमको जब मलिक साहब क्या पार्टियां, शर्मा जी एक मिनट सर, हर देश की बात हम बिल्कुल ठीक करेंगे। मलिक साहब क्या पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती कि इस धर्म नाम की जो धर्म को अफीम भी कहा जाता है, इस चीज को छेड़ा जाए, जैसी है वैसी रहे, उसी में पॉलिटिकल पार्टीज का भी फायदा है, कोई भी पार्टी हो? नहीं देखिए, धर्म के नाम पे चूंकि आज की पूरी राजनीति, चाहे वो कोई पार्टी, वो धर्म के नाम को पर ही सारा कुछ अपना धंधा जो चला रही है, वो अपनी जो सत्ता में आने की, कोई मुसलमानों को खुश कर रहा है, कोई हिंदुओं को खुश कर रहा है। अब देखिएगा जैसे आसाराम की गिरफ्तारी के बाद इन पे भी धर्म का लेके कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ। मैं फिर इसको कहूंगा, ये हिंदू धर्म का नहीं, पूरे इंसानियत का अपमान हुआ। मुसलमानों में भी बहुत सारे इसी तरह के धर्म गुरु है, जो छद्म धर्म गुरु है, कथित धर्म गुरु है, जो अपना धंधा चलाने के लिए इस तरह के धंधे करते रहे और उनके खिलाफ सारे लोग खड़े होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू होने की वजह से, तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चूंकि सारे धर्म में इस तरह के फ्रॉड लोग घुसे हुए हैं, धंधेबाज लोग घुसे हुए हैं, और राजनीतिक दल ऐसे लोगों को संरक्षण इसलिए दे रहा है कि जैसे आसाराम ने धमकाया था कि तुम ये मत भूलो कि हमारे पास वोट बैंक है, तुम्हें चुनाव में जाना है। इसी तरह मुसलमानों के में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं। तो ये सारा जो तंत्र चल रहा है, के दो पहलू, राजनीतिक दलों को बिल्कुल अपनी बात गंभीरता से सोचना चाहिए। कैसे रास्ता आप निकलता हुआ देखते हैं? क्या अब वक्त आ चुका है? ठीक है, अब आप लोगों ने अच्छे बिल पास कर दिए, लोक लुभावने बिल भी किए, आप लोगों ने मेहनत भी की उसके पीछे, क्या अब इसको लेकर के कुछ करने का विचार है अगर आएंगे तो, कि धर्म को लेकर के कुछ ऐसा पैमाना खड़ा किया जाए जहां इस तरह के लोग या इस तरह के जितने दूसरे लोग हैं जो धर्मांध कर देते हैं और उसके नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें बंद हो? सिद्धार्थ जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि धर्म के नाम पर किसी भी दल को राजनीति करनी चाहिए, अपने काम पर राजनीति करनी चाहिए, लोगों की सेवा की भावना पर राजनीति करनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उषा ठाकुर जी, कैसे है पूरा मसला आगे जाते देखती हैं आप? यहाँ से आज क्लिप मिली है, कल और क्या खुलासे होंगे, क्या लगता है आपको, किस तरह से चीजें? देखिए, खुलासे तो बहुत होते, 6 दिन का वक्त जो इनको दिया गया था उसमें काफी कुछ दबा छुपा दिया गया है, लेकिन फिर भी खुलासे होंगे। और उस खुलासे का क्या परिणाम होगा, सरकार क्या करेगी, इसमें हम सभी संशय में हैं, क्योंकि महिलाएं आहत हैं, क्योंकि ये सब दबा के फिर वो वहां डोलता फिरेगा पूरे देश में। आचार्य वासुदेव जी, अब आप ज्योतिष भी हैं, जरा आसाराम जी का भविष्य बता दीजिए, क्या लगता है आपको उनका भविष्य? देखिए, ऐसा है कि अभी जो शब्दावली यूज हुई थी किसी धर्म के बारे में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है, मैं कहूंगा कि पंडित जी, शर्मा जी हमारे बहुत यंग लीडर हैं, कम से कम इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, पहली बात तो धर्म के नाम पर खड़ी होती है उसको बैन करना चाहिए। दूसरी एक और भी बात है, धर्म की जहां तक बात है, जहां तक गुरुओं की बात है, सर हमारे शास्त्रों में इन चीजों का प्रमाण दिया गया है। आग के पास बैठोगे जलोगे नहीं। उन्होंने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से आप दूर रहिए, और ये सारी चीजों के अंदर लिप्त होकर के आप कैसे करेंगे? ठीक, मैं आपको अगर पास समय हो तो एक 15 सेकंड के अंदर आपको एक पौराणिक कथा सुना देता हूँ, अगर नहीं है सुन लीजिए, बहुत छोटी सी बात है। मैं 2 लाइन की कविता बोल रहा हूं। चलिए, तो वक्त का तकाजा मेरे पास है, पर जाते जाते बिल्कुल संक्षेप में आसाराम का भविष्य क्या देखते हैं? सर बिल्कुल अंधकार में है, अंधकार में, बिल्कुल अंधकार में। जो स्थितियां हैं, जो शायद स्थितियां बन रही हैं, उससे किसी को शायद ज्योतिष भी ना बनना पड़े, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। हम भी उम्मीद करते हैं ना आसाराम की तरफ से जो सच हो वो सामने आए और उस सच के हिसाब से आगे की कार्रवाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो प्राइमेट के अंदर आज जो निचोड़ हम निकालने की कोशिश हमने की वो यही थी कि धर्मांध
और धर्म और देश को शायद अलग रखकर देखने की जरूरत है। और अगर इस तरह के खुलासे सही पाए जाते हैं तो कैसे सरकार आगे काम करेगी और कैसे पॉलिटिकल नेक्सस अगर है तो वो कैसे काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे प्राइम 8। नमस्कार। कैसे इस देश में एक नया सवेरा आएगा, कैसे हल और मिट्टी के बीच एक नया रिश्ता बनेगा, कहां पर नए भारत के बीज बोए जाएंगे, कहां पर हिंदुस्तान के सारे किसान एक साथ मिल पाएंगे। यहां पर देश के सबसे पहले और सबसे विशाल कृषि सम्मेलन में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट 2013, आओ करें एक और हरियाली क्रांति की शुरुआत। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम